डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक अप्रेटिस पढ़ाया था, दैट वाज द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के बारे में हमने जो मेन बात क्या थी कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है, कि वेइंग मशीन की जो अपर सरफेस है उस अपर सरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा वही नॉर्मल वेइंग मशीन का रीडिंग रहता है। अब उस नॉर्मल यानी अगर रीडिंग का आंसर न्यूटन में पूछा जाए, क्वेश्चन में ऑप्शन से देखना, अगर न्यूटन में पूछा गया है तो जो नॉर्मल वो रीड कर रही है वही नॉर्मल न्यूटन में होगा, और अगर किलोग्राम में पूछा गया है तो जो तुम नॉर्मल निकालते हो वो नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी यानी डिवाइडेड बाई 10 कर देना, तो उसका जो मास है वेइंग मशीन की रीडिंग आ जाती है। तो कल हमने ये फील किया कि देखिए कभी भी वेइंग मशीन को जब हम एक एक्सिलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में रख दें, जैसे लिफ्ट ऊपर एक्सिलेट हो रही है या लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सिलरेट हो रही है, तो उसकी जो रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से फिर वेरी करना स्टार्ट करती है। आ रही बात समझ में? उसका जो रीडिंग होगा फिर वो एक्चुअल रीडिंग से वेरी करना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर कोई भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रही है तो फिर जो नॉर्मल होगा दैट विल बी m इंटू जी प्लस ए। अगर कोई लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सिलरेट हो रही है तो नॉर्मल होगा m इंटू जी माइनस ए, और अगर कोई भी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या कोई भी लिफ्ट रेस्ट पे है तो फिर जो नॉर्मल है वो mg के बराबर होता है। ये सारी चीज अपन ने देखी। इसी तरह से वजन नापने वाली जो दूसरी मशीन है जिससे वेट किया जाता है वो है दूसरी मशीन, कौन सा? स्प्रिंग बैलेंस। ध्यान देना। तो दूसरी मशीन पे बात करते हैं, वो है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये जरा देखना। इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग हम यूज लेते हैं और इस स्प्रिंग के एक एंड पे कोई भी ब्लॉक हमने ऐसे m मास का लटका दिया है। अब क्या होगा, जैसे ही ब्लॉक लटकाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगी, इलोंगेट हो जाएगी, और स्प्रिंग इलोंगेट होगी तो यू विल सी कि भाई इस तरह से थोड़ा सा स्प्रिंग इलोंगेट होके ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच जाएगा और यहां ये इक्विलिब्रियम में है। ध्यान देना, यहां ये इक्विलिब्रियम में ब्लॉक है। तो अब इसकी रीडिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक लाइन होती है कि स्प्रिंग बैलेंस पढ़ता क्या है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो स्प्रिंग लगी हुई है उस स्प्रिंग के किसी भी एक एंड पे, यहां पे या यहां पे, किसी भी एक एंड पे, यहां पे या यहां पे, जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, किसी एक एंड पे जो फोर्स होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, एक तरह से नाम दे दें इसको कि स्प्रिंग में जो टेंशन होगी, टेंशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। यानी किसी भी एक एंड पे जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वही इसकी रीडिंग होती है। यानी अगर एफबीडी बनाओगे, ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो देखिए ये बेस अलग कर दें अपन, उसके बाद ये स्प्रिंग अलग है और उसके बाद m मास का ब्लॉक ये अलग है। इस ब्लॉक पे जो फोर्स होगा नीचे की तरफ दैट विल बी mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी F वो ऊपर होगा। तो रिएक्शन की वजह से यहां भी फोर्स लगेगा F, एंड यू नो वेरी वेल कि स्प्रिंग पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, इसलिए वही फोर्स F यहां लगेगा और फिर हैंगर पर नीचे लगेगा F, ये इसका एफबीडी। ठीक है, तो बच्चों ये जो टेंशन है, ये वाला जो फोर्स है, ये किसी एक एंड पर स्प्रिंग पे कितना टेंशन है, किसी भी एक एंड पर स्प्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है, वही इसकी रीडिंग होती है। इस एंड पे कह लो चाहे इस एंड पे, बात सेम है, क्योंकि तुम्हें पता है दोनों एंड पे फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। इस एंड पे जो फोर्स होगा वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वहां होना पड़ेगा,
क्योंकि वी नो कि स्प्रिंग पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से मेरे को ये F जो होगा यही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है। ये जो F होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये F इक्वल टू mg होगा। देखो F जो है वो mg के इक्वल होगा यहाँ पे, और अगर F इक्वल टू mg है तो ये इसकी रीडिंग है न्यूटन में। वही वेइंग मशीन की तरह होगा कि अगर न्यूटन में पूछा जाए, आंसर अगर न्यूटन में है तो ये फोर्स लिख दो, कितना फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। और अगर किलोग्राम में पूछा जाए तो जो भी न्यूटन में आंसर आ रहा है उसको डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, जी मतलब 10 से डिवाइड कर दो उसको, तो उसका मास आ जाएगा। जैसे फिलहाल अगर मैं इसका देखूं तो रीडिंग जो होगा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होगा दैट विल बी mg या F किलो डिवाइडेड बाई जी। स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया, डिवाइडेड बाई जी कर दीजिए। एंड बाय द वे ये जो फोर्स है F वो क्या इक्वल है, mg के इक्वल है, डिवाइडेड बाई जी, तो जी से जी कैंसिल, तो m किलोग्राम का इसको ये रीड कर देगी। तो एक्चुअल रीडिंग दे रही है फिलहाल ये, चाहे वेइंग मशीन है चाहे स्प्रिंग बैलेंस है, जब तक वो एक्सिलरेट नहीं होती है, जैसे लिफ्ट विफ्ट में नहीं टांग दिया अपन ने, जब तक लिफ्ट वगैरह में या किसी एक्सिलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में इसको टांग देते हैं तो फिर वहां जाकर के इनकी रीडिंग गलत होना शुरू होती है। अगर ये रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो फिर इनकी रीडिंग एग्जैक्ट आती है, लेकिन अगर इनको एक्सिलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ले जाके अपन बांध दें, रख दें, तो फिर इनकी रीडिंग गलत होती है। तो फिलहाल यहां मेरा बताने का मतलब केवल इतना सा याद रखो, क्वेश्चन अपन करेंगे आगे। फिलहाल अपन को ये मालूम होना चाहिए कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती क्या है, मतलब क्या पड़ेगा स्प्रिंग बैलेंस। तो सीधी सी बात है, स्प्रिंग बैलेंस या किसी भी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है कि उस स्प्रिंग के किसी एक एंड पे कितना टेंशन है या कितना फोर्स है, वही इसकी रीडिंग होती है। तो इसके लिए हमें उस स्प्रिंग का एफबीडी बनाना है, एफबीडी बना करके स्प्रिंग का फोर्स कैलकुलेट करना है, और वो फोर्स आएगा न्यूटन में। अगर हमें ऑप्शन न्यूटन में है तो वो न्यूटन में दे देंगे अपन, और अगर ऑप्शन किलोग्राम में है तो जो फोर्स तुम निकालते हो F वो डिवाइडेड बाई जी करना है, हमें डिवाइडेड बाई 10 करना है, तब जाके उसकी जो रीडिंग है वो काय में आएगी, किलोग्राम में आती है। तो देखिए इसके क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देना स्प्रिंग बैलेंस कैसे रीड करेगा। लेट अस हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। ये रिजिड बेस है, ये स्प्रिंग 1, इससे दूसरी स्प्रिंग और लगाई है, 2 स्प्रिंग बैलेंस है, और 10 किलोग्राम का मास लटका हुआ है। इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस 1, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस 2 है। तो क्वेश्चन है रीडिंग्स of S1 and S2 will be respectively। S1 की रीडिंग क्या होगी, S2 की रीडिंग क्या होगी। दो स्प्रिंग बैलेंस इस तरह से कनेक्ट करके लगाए गए। मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है 0 kg एंड 10 kg, दूसरा ऑप्शन 5 kg एंड 5 kg, थर्ड ऑप्शन 10 kg एंड 10 kg, एंड फोर्थ ऑप्शन 10 kg एंड 0 kg। ये हमारे पास 4 ऑप्शन, 2 स्प्रिंग बैलेंस हैं, ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी बना देते हैं, एक बॉक्स में बंद कर दिया ये, ठीक है। पहली मशीन ये है और दूसरी मशीन हमारे पास ये, ठीक है। तो 2 स्प्रिंग बैलेंस हैं, तो S1 और S2 की रीडिंग क्या होगी ये हमें देखना है। अब यहाँ केवल सिंपल आइडिया मत लगाना कि आधा आधा हो जाएगा या कुछ इस तरह का, है ना। अपन प्रॉपरली एफबीडी बनाएं तब जाके पता पड़ेगा। तो देखिए बेस को अपन, मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, वहां से पता लगेगा।
बेस को अलग किया, उसके बाद पहली स्प्रिंग अलग की, उसके बाद सेकंड स्प्रिंग अलग है, और उसके बाद ये 10 kg का ब्लॉक अलग है। ठीक है, ध्यान से देखना, पहली स्प्रिंग अलग, दूसरी अलग, और 10 kg का ब्लॉक अलग। अब यहां से शुरू करें, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो होगा 100 न्यूटन mg, अर्थ लगेगी इस पे m इंटू जी, तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन। और इस स्प्रिंग ने मान लो इस पे फोर्स लगाया F, स्प्रिंग जो नीचे वाली है H2 स्प्रिंग ने इस पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ F, तो डेफिनेटली इस पे फोर्स होगा कितना, F होगा। अब इस स्प्रिंग या कोई भी स्प्रिंग अगर मासलेस है, मासलेस मानते हैं अपन, तो अगर ये मासलेस स्प्रिंग है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मैंने पहले बताया इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा वो F लगना कंपलसरी है, ना F से ज्यादा लग सकता है ना F से कम लग सकता है। तो ये फोर्स इस पे F ही लगेगा। किसने लगाया होगा ये फोर्स, देखो इस स्प्रिंग ने, इस एंड ने इस पे F लगाना पड़ेगा इसको, तो इस पे खुद पे भी जो है इधर फोर्स लगेगा कितना, F। F1 F2 नहीं हो सकते, इक्वल होने पड़ेंगे। और अगर ये F है तो फिर इस स्प्रिंग की मजबूरी है कि इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो यहां भी इस पे जो हैंगर है इसको F फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हैंगर पे खुद पे F फोर्स लग जाएगा। ये इसका FBD देखो। तो यहां से देखें कि किसी एक एंड पे जो टेंशन है, ये वाला और ये वाला, ये इनकी रीडिंग्स होंगी। देखो जिसपे मैंने सर्कल किया है, स्प्रिंग S1 जो है, स्प्रिंग बैलेंस S1, उसका रीडिंग ये फोर्स होगा, और स्प्रिंग S2 की जो रीडिंग है वो ये फोर्स होगा। देखो अब बाय द वे इन दोनों को इक्वल होना पड़ गया। देखो, और यहां से मैं कह सकता हूं F जो है ब्लॉक का FBD बनाया, और ब्लॉक के FBD से कह सकता हूं F की वैल्यू 100 न्यूटन होनी चाहिए। और F अगर 100 न्यूटन है तो अगर मैं इन किलोग्राम बात करूं, क्योंकि ऑप्शन किलोग्राम में, देखो ऑप्शन किलोग्राम में है, तो इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाई 10, तो कितना होगा ये 10 kg। तो ये स्प्रिंग इसको क्या पड़ेगी, 10 kg। और लकीली या कोइंसिडेंटली कह लो कि भाई इसकी भी रीडिंग इसी F के बराबर होनी जरूरी है, तभी जाके इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ भी ये भी इसको 10 किलोग्राम का पड़ेगी। इसलिए बच्चों यहाँ जो रीडिंग्स होंगी दोनों स्प्रिंग बैलेंस की वो इक्वल होंगी, और इसका आंसर आएगा दैट विल बी 10 kg एंड 10 kg। आगे बात समझ में? तो आइडिया मत लगाना कि आधा आधा डिवाइड हो जाएगा या फिर ये तो 0 पड़ेगी, ऐसे कुछ भी। आराम से FBD बनाओ, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। लेट अस हैव द सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का अगला क्वेश्चन करें, ध्यान दो। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये ब्लॉक है 2 kg का, और ये जो ब्लॉक है ये 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है, बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस बंधा हुआ है। इज इट क्लियर? बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस है ये, और यहां से हमने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया अपन ने, और दे रखा है कि ये जो ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो व्हाट इज रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा? ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सीलरेशन
ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? ये दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो हमें स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताना है और एक एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो सबसे पहले एक काम करें, अपन एफबीडी बनाएं, वही सॉल्यूशन है, एफबीडी से ही पता लगेगा। तो देखो ये 2 kg का ब्लॉक अलग कर दिया, ये स्प्रिंग अलग, बीच पे स्प्रिंग अलग की अपन ने, और 3 kg का जो ब्लॉक है वो अलग किया, जिसपे इधर जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन, और इस 3 kg का जो ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन गिवन है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले सोचने वाली बात यह है कि इस ब्लॉक पे जो स्प्रिंग का फोर्स है वो टूवर्ड्स लेफ्ट होगा या टूवर्ड्स राइट। तो ये आसानी से सोच सकते हैं अपन कि भाई ये एक्सीलरेशन, या ऐसे सोचो देखो कि इसका एक्सीलरेशन 2 है। फिलहाल सोचो कि अगर स्प्रिंग, तुम तो ये सोचो स्प्रिंग अगर फोर्स नहीं लगाए, ध्यान से सोचना, अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाए तो इस पे केवल 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देखो, और केवल 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो इसका एक्सीलरेशन 3 पॉइंट समथिंग आएगा। एफ इक्वल टू एम लगा के देखो, सोचो इस बात को, अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाती, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी तो इसका एफ इक्वल टू एम लगाते तो 10 इक्वल टू 3 इंटू ए करते तो इसका एक्सीलरेशन 3 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन एक्सीलरेशन 3 से कम आ रहा है, कितना है 2। तो स्प्रिंग ने अपोज किया होगा डेफिनेटली, तो इस पे फोर्स इधर लगाया होगा, देखो, तभी जाके 10 माइनस एफ समथिंग इक्वल टू एम ए होगा। तो स्प्रिंग पे इधर फोर्स लग जाएगा एफ, एंड यू नो कि स्प्रिंग पे नेट फोर्स हमेशा क्या रहना चाहिए? 0। इस पे इधर जो फोर्स है वो भी एफ लगा होगा, और इधर एफ है तो इस पे भी क्या लगेगा बताओ? ये फोर्स रिएक्शन एफ फोर्स लगेगा। आगे समझ में? अब है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, तो किसी भी एक एंड पे टेंशन निकाल दूं मैं, ये वाला, ये इसकी रीडिंग होगी। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है क्या होता है? एक लाइन ये हमेशा याद रखो भाई, जैसे वेइंग मशीन का तुमने याद रखा, वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होता है कि उसकी जो अपर सरफेस पे कितना नॉर्मल लग रहा है, वो वेइंग मशीन की रीडिंग है। इसी तरह से यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस के किसी एक एंड पे कितना फोर्स लग रहा है वो इसकी रीडिंग होती है। आई बात समझ में? तो ये एफ हमें कैलकुलेट करना है। अब ये एफ कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले इस पे एफ इक्वल टू एम लगा दो, 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे एफ इक्वल टू एम लगाएं। व्हाट यू हैव 10 माइनस एफ, देखो ध्यान से, 10 माइनस एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन यानी कि 2। तो यहां से होगा एफ इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 4 न्यूटन होगा ये। और अगर ये 4 न्यूटन है, ध्यान देना, अगर इसमें किलोग्राम में ऑप्शन होगा या तो न्यूटन में, तो 4 न्यूटन, 4 किलोग्राम नहीं आया, ध्यान रखना। और इन किलोग्राम अगर बात करते हो, इन किलोग्राम, तो जो एम डैश होगा अपरेंट मास जो ये रीड करेगा, दैट विल बी 4/10 यानी कि 0.4 किलोग्राम, अगर किलोग्राम में बात करते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। इसका एक्सीलरेशन बताओ। तो इस पे एफबीडी दिख रहा है तुम्हें सब, इसका एफबीडी देखो, तो उस पर आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा बताओ? एफ इक्वल टू एम ए, तो मास कितना है इसका? 2 इंटू एक्सीलरेशन, और एफ हमने निकाल लिया कितना बताओ? 4 न्यूटन है, तो 4 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो बाय द वे इसका भी एक्सीलरेशन वही आ गया, लेकिन ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, मैंने बताया था डायरेक्टली, लकीली ऐसे आ गया, ठीक है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है कि इसका एक्सीलरेशन जितना है उतना ही इसका होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। क्योंकि ये स्प्रिंग है, यहाँ ये मजबूरी नहीं होती है कि अगर ये ब्लॉक एक्स डिस्प्लेस हुआ इस ब्लॉक को भी एक्स डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ऐसी कोई यहाँ पे मजबूरी नहीं होती।
कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस पे ध्यान देना। अब स्प्रिंग बैलेंस को वही अपन लिफ्ट में लटकाते हैं और लिफ्ट में फिर इसकी रीडिंग क्या होती है उस पर अपन थोड़ा सोचते हैं। ध्यान देना, अगला एग्जांपल, ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसका मास m है ब्लॉक का। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज रीडिंग ऑफ spring balance if lift is moving। अब इस पे पहली कंडीशन, लिफ्ट मूव करे किधर, अपवर्ड्स विथ कांस्टेंट acceleration, lift is moving upward with constant acceleration a, acceleration define है a। second, downwards with constant acceleration a। और थर्ड है, लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वही केस हैं जो हमने वेइंग मशीन में पढ़े थे। ठीक है, वेइंग मशीन में यही केस अपने डिस्कस किए थे। तो यहां पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, अगर लिफ्ट मान लो पहला केस है कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। बच्चों फिर ध्यान रखना, लिफ्ट ऊपर जा रही है इससे कोई मतलब नहीं है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कल के वीडियो में अपने देखा था कि लिफ्ट ऊपर जा रही थी कई बार, लेकिन ऊपर जाने के साथ उसका एक्सीलरेशन नीचे था। इसलिए ऊपर जाना नीचे जाना लिफ्ट का इट इज नॉट द इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन किधर है। तो क्लियर है कि इसका एक्सीलरेशन ऊपर है। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ध्यान देना, m मास का ये ब्लॉक है और इसका हम एफबीडी देखें तो इस पे नीचे जो फोर्स होगा वो होगा mg, और ऊपर जो फोर्स है स्प्रिंग लगा रही है वो है F। यहां से इसको काट दूं तो इस पे F ऊपर लगेगा और वही फोर्स स्प्रिंग पे नीचे लगेगा। तो ये जो F है, ये F हमें बताना होता है, यू नो वेरी वेल, किसी भी एक पॉइंट या किसी भी एक एंड पे कितनी टेंशन है, किसी भी एक एंड पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है स्प्रिंग में, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां से यू कैन सी कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से। ठीक है, लिफ्ट के अंदर बंधा हुआ है ये, तो सारी चीज ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से जा रही है। तो अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एक्सीलरेशन ए से, तो यहां मैं इक्वेशन क्या लगाऊंगा जरा देखो, F माइनस mg, क्योंकि ये किधर जा रहा है, ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स देखो, ऊपर F है नीचे mg है, तो ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वो है F माइनस mg एंड इट शुड बी इक्वल टू ma। तो यहां से आएगा F इक्वल टू, इसको उधर ले जाए तो m और इट विल बी g प्लस a। ये होगा टेंशन फोर्स इन द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग में टेंशन फोर्स के इक्वल होगा। आरी बस समझे, m इंटू जी प्लस ए। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। ये नीचे की तरफ, ये वही है देखो जैसे उसमें आया था ना ये आंसर, ध्यान से सोचना। जैसे वेइंग मशीन में आंसर आया था, याद करो कि अगर वेइंग मशीन ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है तो फिर उसकी जो रीडिंग है वो होती थी m इंटू जी प्लस ए।
इज इट क्लियर? वो m इंटू जी प्लस ए होती थी। इसी तरह से यहाँ पे भी स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है दैट विल बी m इंटू जी प्लस ए। सपोज अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होती ए से, दूसरा जो केस है अपना कि डाउनवर्ड्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, अगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होता ए के बराबर, तो फिर यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसका जो है इक्वेशन क्या बनेगा, एफ बी डी तो यही है। अब इक्वेशन क्या बनेगा, एम जी माइनस एफ, नीचे एम जी ऊपर एफ, तो नीचे की तरफ का जो फोर्स है एम जी माइनस एफ दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, तो यहां से जो एफ होगा एफ दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ये भी सेम टू सेम आंसर आ गया। देखो तो बिल्कुल सिमिलर है बच्चों, चाहे वेइंग मशीन है चाहे स्प्रिंग बैलेंस है, वेदर इट इज वेइंग मशीन और इट इज स्प्रिंग बैलेंस, दोनों में बिल्कुल सेम फॉर्मूले लगते हैं। अगर कोई ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसमें जो फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है जो नॉर्मल है वेइंग मशीन का, वो क्या था, एम इंटू जी प्लस से आएगा। ऊपर के वाले के केस में जी की जगह पे जी प्लस से आएगा अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, और नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड्स तो जी की जगह पे क्या आएगा, जी माइनस से। और अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, लिफ्ट रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फिर यहां जो एफ है वो काय के इक्वल आएगा, बताओ, एम जी के इक्वल आ जाएगा। तो वही तीनों चीज हमें फिर से याद रखनी है कि वेदर इट इज वेइंग मशीन और इट इज स्प्रिंग बैलेंस, चाहे वेइंग मशीन है चाहे स्प्रिंग बैलेंस है, अगर ऊपर एक्सेलरेट होता है तो रीडिंग एम इंटू जी प्लस ए होगा न्यूटन में। किलोग्राम में बात करनी है तो ये फोर्स निकाल करके और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन, 10 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर नीचे एक्सेलरेट हो रही है तो फिर क्या आएगा, फोर्स एम इंटू जी माइनस से। ये सब बच्चों फोर्स हैं, ध्यान रखना, ये फोर्स निकाले हैं न्यूटन में। अगर वो रीडिंग किलोग्राम में चाह रहा है तो जो भी तुम न्यूटन में, मैंने कई बार बताया है कि ये इससे फोर्स निकलेगा, एम इंटू जी प्लस ए कर लो या एम इंटू जी माइनस ए कर ले या एम इंटू जी कर ले, इससे सीधा फोर्स निकलेगा न्यूटन में। फिर ऑप्शन देखो ध्यान से, अगर ऑप्शन न्यूटन में चाह रहा है तो फिर ये एफ आंसर हो जाएगा, और अगर किलोग्राम में जो चाह रहा है तो एक स्टेप और कि तुमने जो फोर्स निकाला है उसको डिवाइडेड बाई 10 कर दो, और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे अपन तो वहां पे उसकी रीडिंग क्या में आ जाएगी, किलोग्राम में आ जाएगी। आगे समझ में? तो इस तरह से ये स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होता है। तो बच्चों मैंने तुम्हें दो मशीन पढ़ाई थी, एक तो था हमारे पास वेइंग मशीन, ओके, और एक हमने जो पढ़ा है वो क्या, इसमें स्प्रिंग बैलेंस है। आ रही बस में, एक तो वेइंग मशीन है और एक स्प्रिंग बैलेंस है। अभी इन पे और भी बातें आगे करेंगे अपन धीरे धीरे, कुछ चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अब इसके बाद में ये बेसिक जो फोर्स की जो जानकारी थी अब तक अगर तुम समरी में देखोगे तो एक्चुअली में अभी टाइप ऑफ फोर्सेज पढ़ा रहा था। देखो शुरू से अपन देखें टाइप ऑफ फोर्सेज पढ़ रहे थे, उसमें मैंने 3 फोर्स डिस्कस किए हैं, काफी लंबा डिस्कशन था। एक तो नॉर्मल फोर्स अपन ने डिस्कस किया कि नॉर्मल फोर्स क्या है, कैसे लगता है, उसके खूब सारे क्वेश्चन किए। उसके बाद स्ट्रिंग या रॉड में टेंशन फोर्स अपन ने कैलकुलेट किया, फिर टेंशन फोर्स क्या है उसके भी कई सारे क्वेश्चंस किए। लैमिस थ्योरम पढ़ी बीच में अपन ने, है ना। फिर अपन धीरे 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 स्प्रिंग पे बात की कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कि स्प्रिंग का जो फोर्स है, मेन प्रॉपर्टी जो हमने यूज ली थी, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो जल्दी से अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है। और फिर बाद में लास्ट में तुम्हें 2 मशीन्स पढ़ाई थी, एक थी वेइंग मशीन और एक था स्प्रिंग बैलेंस। अब यहां पे ध्यान देना, हम इसमें पुली मास सिस्टम पे बात करना शुरू करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें खूब सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं। ठीक है, तो पुली मास सिस्टम में क्या होगा, ध्यान देना। पुली मास सिस्टम क्या है बच्चों, देखिए इसको ध्यान से समझो कि ये एक पुली है। जैसे तुमने देखा होगा रियलिटी में या कहीं ना कहीं मूवी वगैरह में देखा होगा कि पुली होती क्या है, कि देखो जैसे यहां से एक तरफ से स्ट्रिंग जाती है, ठीक है, मतलब पहले तो फील कराऊं तुम्हें पुली क्या होती है।
पुली फिक्स होती है, ऐसे पुली के ऊपर से रस्सी निकलती है, ये इसके ऊपर से जा रही है पुली के ऊपर से, यहाँ कोई बकेट वगैरह होती है इस तरह से, और अपन ऐसे इसमें से कुएं में से कुएं में से इसमें से पानी खींचते हैं, इधर से उसको पकड़ के यूं खींचते हैं तो ये ऊपर जाती है, ये पुली है। डेफिनेटली तुमने रियलिटी में या कहीं ना कहीं देखा होगा कि भाई पुली के ऊपर से क्या निकलती है, रस्सियां निकलती है, पुली है उसके ऊपर से स्ट्रिंग जा रही है यूं, और इधर से उसको अपन खींचेंगे तो ये इधर से स्ट्रिंग इधर आएगी और ये बाल्टी जो है जो भी है ये ऊपर की तरफ आता चला जाएगा। अब हम इस जो एनएलएम में जो पुली पढ़ेंगे, पहले उस पुली की मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बता दूं कि क्या क्या हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको डेली लाइफ वाली पुली से जोड़ देते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेके ये पुली पढ़ेंगे कि ये जो पुली है इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, यहाँ पे हम क्या क्या एज्यूम करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझना, अपन जो पुली पढ़ेंगे, जैसे सपोज ये पुली है, लाइक ए डिस्क मान सकते हैं इसको, और इस पुली के ऊपर से ऐसे मान लें अपन, चलो मैं अलग अलग बता दूं करके, ये डॉटेड मान लो हमारी रस्सी है जो इसके ऊपर से ऐसे निकलेगी, इधर एक मास है, एक मास इधर है, स्ट्रिंग है, ये डॉटेड वाली क्या है, स्ट्रिंग है जिसको टच कर रही है, मैंने इसको थोड़ा अलग करके बताया। अब जैसे ये ब्लॉक मान लो थोड़ा हैवी है तो ये नीचे खिसकेगा, और ये अगर नीचे खिसकेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इस ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं पुली की बात कर रहा था कि पुली में हम क्या क्या एज्यूम करेंगे, देखना दो तीन चीजें। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर 1, ये माइंड में बैठाना है ना, पुली इज नॉट रोटेटिंग, यानी इस पे केवल क्या होगा, स्ट्रिंग इधर से जाएगी, ये स्ट्रिंग ऐसे मूव करेगी, पुली का रोटेशन नहीं होगा। पुली का रोटेशन अपन कराएंगे, आगे चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, वहां पे। अभी इस लेवल पे अब हम पढ़ रहे हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उसमें हम पुली को रोटेट करता हुआ नहीं मानेंगे कि पुली ऐसे घूम रही है, ये नहीं मानेंगे ऐसे, या इधर इधर भी पुली का रोटेशन नहीं है। तो पहला है इसमें नो रोटेशन ऑफ पुली, पुली रोटेट नहीं करेगी। आई बात समझ में, पुली विल नॉट रोटेट, पुली अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है, पुली को यहीं रहना है, बस इसके ऊपर से जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग चलेगी इसके ऊपर, उसके साथ साथ पुली रोटेट नहीं करने वाली। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो पहले अपना माइंड फ्रेम बनाओ इस तरह से कि अपनी डेली लाइफ में जो पुली देखी होगी तुमने वो नहीं है। उसमें तो क्या हो, अपन कुएं से पानी खींचते हैं, कुएं से पानी खींचोगे तो साथ साथ क्या होता है, पुली भी रोटेट करती है। हम यहाँ पे एनएलएम में डोंट वरी पुली को भी रोटेट कराएंगे, लेकिन वो आगे वाले लेवल पे जाके करेंगे अपन, जब मैं रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा। इसमें रिजिड बॉडी का एक चैप्टर आएगा बहुत बड़ा, वहां अपन पुली को भी रोटेट कराएंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहले तो ये माइंड सेट करो कि हमारी जो पुली है वो रोटेट नहीं करेगी। दूसरा, नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि होगा क्या एक्चुअली में, इसका हर पार्ट देखो, स्ट्रिंग का हर पार्ट इस तरह से मूव करेगा, ऐसे ध्यान से देखना, स्ट्रिंग का हर पार्ट पुली पे मूव करेगा। तो हो सकता है पुली इस पे फ्रिक्शन लगा दे अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग पे, कि भाई इसे, तो रियलिटी में तो फ्रिक्शन लगता है ऐसे, क्योंकि पुली जब इसके ऊपर से ऐसे फिसलेगी तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा हर इसमें। यानी यू कैन सी, इसको मैं ऐसे बनाऊं कि स्ट्रिंग का ये पार्ट ऐसे जा रहा है, देखो
तो पुली इस पे फ्रिक्शन, हर टुकड़े पे, स्ट्रिंग के हर पार्ट पे फ्रिक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी लगा सकती है। तो रियल लाइफ में तो होता ही है फ्रिक्शन, लेकिन हम अपने इसमें एक आइडियल कंडीशन मानेंगे बच्चों कि पुली फ्रिक्शन लेस है, यानी यू विल नॉट कंसीडर एनी फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस पुली एंड द स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? और अगर मेंशन नहीं है, तीसरा क्या है, अगर मेंशन नहीं है तो एज्यूम दैट पुली इज मासलेस। अगर कह दीजिए पुली का मास है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें रखी हैं कि पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, तो फिर हमें पुली को मासलेस एज्यूम करना है, पुली पे एमजी वगैरह फोर्स नहीं लगाना है, और मासलेस है। अगर ये मासलेस है तो एक चीज याद रखना, जैसे मैंने स्प्रिंग में बताया, या कभी भी याद रखो, कोई भी चीज अगर मासलेस है तो हमेशा उस चीज पे नेट फोर्स हमें क्या करना होता है, बताओ, जीरो करना होता है। ठीक है? तो अक्सर ये तीन चीजें, दो तो शुरू में हम है ही हैं, ये तो 100% होंगी। जब हम एनएलएम में पढ़ेंगे पुली को, रोटेशन कंसीडर नहीं करते हैं कि पुली घूम रही है, ये सारी चीज नहीं मानते, फ्रिक्शन एज्यूम नहीं करते पुली और इसके बीच में, और तीसरा है कि पुली को अपन अक्सर मासलेस मान लेते हैं अंटिल मेंशन्ड। और मैंने रखा कि पुली 2 किलोग्राम की है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको 2 किलोग्राम की लेके अपन काम करेंगे। ओके, तो ये हम पुली पढ़ने वाले हैं। तो अब माइंड सेटअप कर लो कि पुली के ऊपर से केवल रस्सी फिसलेंगी, एक तरफ रस्सी नीचे जाएगी, दूसरी तरफ रस्सी ऊपर आएगी, वही रस्सी, वही स्ट्रिंग है ये। तो ये पार्ट इसका नीचे आता जाएगा, जो हेवी ब्लॉक है वो नीचे आता जाएगा, जो लाइटर ब्लॉक है वो ऊपर आता जाएगा, और फिर हम इनके एक्सीलरेशन वगैरह, वेलोसिटी वगैरह, वो सारी चीज अपन निकालेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। चलो, पुली का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया तुम्हें, और पुली का इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मोशन में डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे वेरिएबल बचाएगी। ध्यान देना, जो अपने वेरिएबल यहाँ पे बचाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है। अब सुनो, वो है बच्चों कंस्टेंट मोशन। ध्यान देना, कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? इसको बोलते अपन एक तरह से कि मजबूरी की मोशन। यानी यहां पे मैं 2 कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा। जैसे पहला है लेंथ कंस्ट्रेंट। ठीक है? पहला अपन लेंगे लेंथ कंस्ट्रेंट। लेंथ कंस्ट्रेंट क्या होता है ये अपन देखें। लेंथ कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये एक ब्लॉक है, और बीच में ये एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है इसे। अब सुनो, हालांकि ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन समझना कि वेरिएबल कैसे बचते हैं। अब मैं कह दूं इस वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया कुछ F, इस वाले ब्लॉक पे कोई भी फोर्स F लगाया मैंने, तो F फोर्स लगाने से मान लो इस ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है वो A है। अब अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान से नहीं देखोगे तो तुम जल्दी से एज्यूम कर लोगे कि मान लो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A1 है और मान लो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A2 है, तो 2 वेरिएबल तुम्हारे हो गए पक्के, A1 A2 मान लिए तुमने। लेकिन थोड़ा सा भी अगर तुम ऑब्जर्वेशन देखते, इन ब्लॉकों की मजबूरी देखो, इन ब्लॉकों की मजबूरी क्या है। यहां ये है कि स्ट्रिंग का लेंथ कंस्टेंट क्या होता है, ये मैंने तुम्हें बताया था कि स्ट्रिंग और रॉड, स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग की कोई मजबूरी नहीं होती है, रस्सी, स्ट्रिंग या रॉड, वो जब टाइट हैं तो टाइट कंडीशन में उनकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती। स्प्रिंग की हो सकती थी, परंतु स्ट्रिंग और रॉड, इनका लेंथ कंस्टेंट ये होता है कि इनकी जो लेंथ है वो लेंथ इनकी इंक्रीज नहीं हो सकती है। लेंथ कैन नॉट बी इंक्रीज। तो अब ये मजबूरी हो गई कि अगर ये ब्लॉक अपनी जगह से एक्स डिस्प्लेस होता है, सोचो इस बात को, अगर पहला ब्लॉक
किसी टाइम इंटरवल में कोई भी, जैसे शुरू के 2 सेकंड में देखा, 2 सेकंड में ये अपनी जगह से x डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस हो गया, तो अब इस ब्लॉक की ये मजबूरी हो गई, क्योंकि स्ट्रिंग अपनी लेंथ नहीं बढ़ा सकती, तो ये इसकी मजबूरी है कि भाई यहां से इसको भी जाना पड़ेगा, कितना, x जाना पड़ेगा। सोचो क्या ऐसा हो सकता है कि ये अगर x आ गया, सोचना ये अगर x है और ये मान लो 2x आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? सोचो नहीं होगा। अगर ये x आगे खिसक गया और ये 2x आगे चला गया, तो इसका मतलब सोच रहे हो क्या हो रहा है? ये तो x गया, वो 2x आ गया, स्ट्रिंग स्लैक हो गई, ढीली हो गई स्ट्रिंग। वो हम किसी क्वेश्चन में मानते नहीं है, स्ट्रिंग हमेशा टाइट पोजीशन में। या इसका उल्टा पॉसिबल है नहीं कि अगर ये x गया और ये x/2 कह रहे हो तुम, ये तो 10 सेंटीमीटर खिसक गया और उतने टाइम में ये 5 सेंटीमीटर किसका है, इसका मतलब क्या हुआ पता है? रस्सी खिंच गई होगी, लेकिन रस्सी खिंचती नहीं है, स्ट्रिंग खिंचती नहीं है, एलोंगेट नहीं होती, स्प्रिंग होती तो हो सकता था। इसलिए अब ये मजबूरी है कि अगर ये अपनी जगह से x आगे जा रहा है तो इस ब्लॉक को भी अपनी जगह से x जाना पड़ेगा, तो इट इज कॉल्ड द लेंथ कंस्ट्रेंट। तो इसलिए इसका अब यूज करो, जो रिलेशन इनके डिस्प्लेसमेंट में है, यानी क्या मजबूरी बनी यहां पे, ये ब्लॉक अपनी जगह से x डिस्प्लेस हुआ, तो अब इसकी मजबूरी हो गई कि इसको भी x होना पड़ेगा। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, देखो कि हमें पता है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मान लो L है, तो चाहे कैसी भी मोशन हो, कोई ब्लॉक कितना भी आगे चला जाए, लेकिन इसकी जो लेंथ है उसको L होना पड़ेगा। तो मैं ये मान रहा हूं कि मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ध्यान से देखना, इसको मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट अपनी डिस्टेंस से, अपनी इस जगह से कितना खिसक गया, x1, और ये पॉइंट अपनी जगह से मान लो x2 आगे गया है, और बीच में ये स्ट्रिंग है, अरे बस में ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का ये पॉइंट है, पूरा ब्लॉक कह लो, पूरा ब्लॉक अपनी जगह से x1 आगे किसका है, और ये जो पॉइंट है वो अपनी जगह से और x2 आगे गया है। तो अब स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ अपन y एज्यूम कर ले, मान लो स्ट्रिंग की लेंथ y है, तो तुम्हें पता है कि देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, स्ट्रिंग की लेंथ जो है, ये जो पॉइंट है वो कितना गया अपनी जगह से, x आगे गया, और ये कितना आ गया, इधर आ गया x1 आगे गया, ये गया कितना, x2। तो स्ट्रिंग की लेंथ कैसे लिखोगे कि स्ट्रिंग अब कहां पहुंच गई, जरा देखना, स्ट्रिंग की पोजीशन ये हो चुकी है ऐसे, ध्यान दें, ये पॉइंट खिसक के यहां से चला गया, कितना आगे बताओ, x1, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपनी जगह से कितना आगे गया, ये x2। अब मैं अगर स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन करूं, तो यहां से स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको कितना होना पड़ेगा बताओ, क्योंकि यही मजबूरी है स्ट्रिंग की कि अपनी जो लेंथ है इसको स्ट्रिंग क्या करेगी, तो चेंज नहीं कर सकती है। इज इट क्लियर? यहां से अब ये पॉइंट जितना अपनी डिस्टेंस यहां से आगे जाएगा, इस ब्लॉक की मजबूरी है कि उसको उतना ही आना पड़ेगा, तभी इसकी लेंथ क्या रह सकती है बताओ, कांस्टेंट रह सकती है। अगर यहां स्प्रिंग होती, सोचना, अगर यहां स्प्रिंग होती तो फिर मैं नहीं कह सकता कि x1 इक्वल टू x2 होना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अगर ये रॉड है या स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली इसकी लेंथ, इसकी मजबूरी है कि इसकी लेंथ को कांस्टेंट रहना है। इज इट क्लियर? इसकी लेंथ कांस्टेंट रहने के लिए सीधी सी बात है कि एक पॉइंट जितना आगे डिस्प्लेस होगा, दूसरे पॉइंट को उतना ही पीछे से आगे की तरफ आना पड़ेगा। अगर सोचो x1 ग्रेटर देन x2 हो गया, सोचना, अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो गया, इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, ये जो स्ट्रिंग है, रस्सी जो है वो क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई, लेकिन ऐसा रस्सी होती नहीं, यू नो वेरी वेल। और अगर मान लो x2 ग्रेटर देन x1 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक ज्यादा आगे खिसक गया, ये ब्लॉक आगे नहीं चला, तो स्ट्रिंग क्या हो गई, स्लैक हो गई, स्प्रिंग जो रस्सी है वो क्या हो गई, ढीली हो गई। ये भी अपन क्वेश्चंस में नहीं मानते हैं, वी अज्यूम कि हमेशा ये स्प्रिंग क्या है, टाइट रहेगी।
अब यहाँ इनकी मजबूरी बन गई कि कितना भी मास हो, कुछ भी फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन है चाहे नहीं है, इस पे इंडिपेंडेंट है ये रिजल्ट। हमेशा एक ब्लॉक जितना आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी x होगा। अब इसका यूज लो, मैंने कहा ना कंस्टेंट मोशन क्या काम आती है, कंस्टेंट मोशन से हम वेरिएबल बचाते हैं। कैसे कि अगर इसकी वेलोसिटी को मैं किसी इंस्टेंट पे dx/dt लिखता हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो अब इसकी भी मजबूरी, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी x है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी dx/dt होगी। और अगर इसके एक्सेलरेशन को मैं लिखता हूं dv/dt, तो वही वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे इसकी भी होगी, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt। तो यहां मेरे पास वेरिएबल बच गया। अगर मान लो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन अपन नहीं देखते तो हम मान लेते कि इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 है, तो दो वेरिएबल मानने में आगे। देखो तो यहां इसकी मजबूरी का अपन ने फायदा उठाया कि भाई स्ट्रिंग की मजबूरी है कि वो उसकी लेंथ जो है रस्सी की बढ़ नहीं सकती है, ठीक है, रस्सी की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहनी है। तो डेफिनेटली फिर अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका भी एक्सीलरेशन a होगा। तो हाँ हम वेरिएबल से बच के ज्यादा आई बात समझ में। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो भी होता, जो इसका एक्सीलरेशन होगा वही इसका एक्सीलरेशन होगा। इज इट क्लियर? ये फोर्स में बढ़ा दूं तो उससे क्या हो, एक ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन जो इसका एक्सीलरेशन है वो इसका एक्सीलरेशन होगा। जैसे फिलहाल मान लो मैं कहता हूं इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको भी मजबूरी है कि इसका भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब कोई बच्चा अगर सोचे कि यार ये रफ सरफेस होती तो भी क्या कंस्टेंट लगती, तो कंस्टेंट तो लगनी है, फ्रिक्शन लगने से क्या इस रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी क्या। फिर इस केस में थोड़ा ये होता कि इसका एक्सेलरेशन भी मान लो कुछ कम हो जाता फ्रिक्शन की वजह से, तो उतना ही कम इसको होना पड़ता, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे दोनों के जो एक्सेलरेशन है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक थोड़ा सा एक सिंपल आज मैंने जस्ट स्टार्ट किया अभी, बाकी इसके जो कैसे अपन इक्वेशंस बनाएंगे, क्या इसकी ट्रिक्स रहेंगी, कैसे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके अपन रिलेशन निकालते हैं वेलोसिटी वगैरह में, वो अगले 2-4 वीडियो में कंटिन्यूअस अपन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो कंस्टेंट अपन पढ़ेंगे बच्चों, एक तो ये लेंथ कंस्टेंट होगी और एक फिर आगे आएगा वो है वेज कंस्टेंट। दो चीजें कांटेक्ट में रहें इसके लिए क्या मजबूरी होती है, ठीक है। तो फिलहाल मैं पुली मास सिस्टम और इसको साथ साथ आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। गुड बाय।